नमस्कार। स्टोरीज विद सत्यम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा गोविंद सेन की लिखी कहानी 10वीं के भोंगा बाबा। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बचपन की पोटली में गांव की यादों के सिक्के खनखनाते रहते हैं। इस पोटली में भोंगा बाबा की याद का सिक्का आज भी कुछ अलग सा चमकता है। इतने अरसे के बाद भी उसमें धुंधलापन नहीं आया है, वो वैसा ही चमकीला बना हुआ है। चिता धू धू जल रही थी, लपटें रह रहकर आसमान को छूने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। धुआं और चिरायंध दसों दिशाओं में फैल रही थी। मसाण्या खेत मूक था, उसने अपना रखवाला खो दिया था। मेरा खेत मसाण से लगा था, इसीलिए उसे मसाण्या खेत कहते हैं। मोटा खोदरा और खड़खड़िया खोदरे का बहाव रुदन जैसा लग रहा था। खोदरे के आसपास खड़ी सिंधियां निश्चल थी। हवा उनके तने के शक्लों में धसकर निढाल हो चुकी थी। उनके सिर पर घोड़िए के हरे कांटेदार छत्र उल्टी तगारियों की तरह रखे थे। वे बेबसी से मसान की ओर उचक उचक कर देख रही थी। मसान से जुड़ी मसानी बयड़ी भी खामोश थी। उस पर चरने वाली बकरियां भी उदास थी। बकरियों ने अपना आत्मीय चरवाहा खो दिया था। उनके चरने की लय बार बार टूट रही थी। चिता की आंच खाटड़ा अंबा तक पहुंच रही थी। गांव के तमाम कुत्तों का मन सामूहिक रूप से रोने का हो रहा था, और वो रात ढलते ही रोएंगे भी। उन्होंने अपनी भूख प्यास की चिंता करने वाला अपना एक प्यारा दोस्त खो दिया था। घट्टी टकारा मौन था, वो सहसा अपनी टकाई भूल गया था। यहां तक कि बेरूत से आने वाली चक्की की पुक-पुक की आवाज भी थमी हुई थी। इमलियों का झुरमुट भी आपस में माथे जोड़कर मानो मातम मना रहा हो। मैं उसी दग्गड़ पर बैठा था जिसका सरहाना लेकर भोंगा बाबा बेफिक्र हो मजे से सो जाया करते थे। भोंगा बाबा हर साल 8-10 खेतों की रखवाली ले लिया करते थे। बदले में उन्हें कुछ अनाज मिल जाया करता था, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। ज्यादा की उन्हें दरकार भी नहीं थी। लालच उन्हें छू भी नहीं गया था। कोई किसान कुछ कम भी देता तो कोई हुज्जत ना करते, पर रखवाली में कोई कमी ना रखते। रात भर भूतों की तरह खेतों में घूमते रहते। रखवाली के दौरान रात में वो अपने सोने की जगह बदलते रहते थे। उन्हें खेत के ढेकलियों पर भी आराम से नींद आ जाती और मसान पर भी मजे से सो जाते। यही दग्गड़ जिस पर अभी मैं बैठा हूं, अक्सर उसे वो सिरहाना बना लिया करते थे। इस दग्गड़ का आकार भी सिरहाने जैसा ही है। वैसे खाटड़ा अंबा पर भी वो अपने सोने की अच्छी खासी जुगत करके रखते थे। अंबे की डालियों में वो अपनी खाट के पायों को फंसाकर ऐसे फिट कर लेते थे कि खाट का इधर उधर खिसकना मुश्किल होता। खाट पर गुदड़ी बिछा देते, जिस पर ओढ़ने का लट्ठे का पिछोड़ा पड़ा रहता। उस खाट पर बैठते तो लगता कि कोई राजा सिंहासन पर बैठा हो। वो उस पर बैठकर आराम से खेतों की निगरानी कर लेते। अवसर देखते सो भी जाते। खाटड़ा अंबा भी खुश रहता कि कोई तो है जो उसकी कीमत जानता है, अन्यथा उसके आम खट्टे होने के कारण कोई उसके पास फटकता तक नहीं। जबकि मीठे आमों के आसपास सभी मंडराते रहते हैं। उसे खाटड़ा अंबा जैसे चुभने वाला नाम भी लोगों ने ही दे रखा था। बचपन में भोंगा बाबा खूब रोते थे। उनका भोंगड़ा बंद ही नहीं होता था। परेशान माँ बाप उनसे कहते, थारो भोंगो तब बंद राख। माँ बाप उन्हें भोंगा ही पुकारने लगे और इस तरह उसका नाम भोंगा ही पड़ गया, जो बड़े होने पर उनके साथ चिपका रह गया। हालांकि वो ज्यों ज्यों बड़े होते गए त्यों त्यों दूसरों को चुप कराने की जुगत में रहने लगे और इस तरह अपना रोना भी भूल गए। पर भोंगा नाम तो उन्हें मिल ही चुका था। फिर भोंगा के साथ उन्होंने बाबा नाम भी लोगों से अर्जित कर लिया। इस तरह से वो हो गए
भोंगा बाबा। कहते हैं इस गांव का नाम 10वीं इसीलिए पड़ा कि ये आसपास के 10 गांवों बालीपुर, गुलाटी, जाजमखेड़ी, दिधला, बारूद, सिंघाना, भौसावद, पिपली, लाखनकोट और कलवानी से सीधा पगडंडियों और गड़वाटों के जरिए जुड़ा था। मानो गांव के 10 रास्ते हों और हर रास्ता खुला जिस पर कोई भी किवाड़ नहीं। भोंगा बाबा अपने गांव 10वीं की ही तरह 10 दिशाओं में खुले थे। कोई पाबंदी वो नहीं मानते थे। उनकी नाल इसी गांव में गड़ी है। भोंगा बाबा के बिना इस गांव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भोंगा बाबा मतलब 10वीं और 10वीं मतलब भोंगा बाबा। यदि इस गांव से भोंगा बाबा को हटा दिया जाए तो गांव शून्य हो जाएगा। भोंगा बाबा रामकृष्ण परमहंस जैसे दिखते थे। वैसे ही सिर के बड़े बेतरतीब बालों के साथ काले सफेद बालों की खिचड़ी दाढ़ी और वैसे ही करुणामयी आंखें। हालांकि उनका रंग तांबई था। धोंगड़े की बंडी और घुटनों तक जाती धोती पहनते। पिंडलियां उघाड़ी रहती। सिर पर गमछा बंधा होता। कपड़े की सफेदी वो कायम नहीं रख पाते। सफेदी धीरे धीरे पीली हो जाती और भोंगा बाबा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। 2 खदरों के बीच 10वीं ऐसे फंसा था जैसे डोके के बीच बबूल की कांटेदार झाड़ी। मोटा खुदरा बरसात में देर से आता और उसमें देर तक पानी बना रहता, जबकि खड़खड़ैया गोदरा जल्दी आता और जल्दी उसका पानी सूख जाता। पानी गिरते ही खड़खड़ैया गोदरा खड़खड़ कर जल्दी आता और सड़सड़ कर उतनी ही जल्दी बह भी जाता। उसमें पानी चपाड़ियों से गुजर कर आता था। चूंकि चट्टानें पानी सोखती नहीं, अतः पानी बह जाता, ठहरता नहीं था। आगे उत्तर में जाकर यह खुदरा मोटे खुदरे से जा मिलता है, जिससे डोके जैसी एक आकृति बन जाती है। ये दोनों खुदरे गांव को कुदरत के वरदान हैं। इन्हीं के कारण कुएं जिंदा रहते हैं। गांव की प्यास बुझती, सन मोटे खोदरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता और बाद में उसके रेशे निकालकर ड्योढ़ी बनाई जाती। पूरे गांव की गंदगी इन दोनों खोदरों में ही साफ होती। बारिश में इन खोदरों के कारण गांव टापू बन जाता था। यूं तो भोंगा बाबा की टपरी मोटा खोदरा के किनारे एक तरफ थी, पर पूरा गांव और गांव के खेत ही उनका घर था। वो टापरी पे कम और गांव और खेतों में अधिक मिलते। कभी बच्चों के बीच तो कभी खेतों में कुत्तों के बीच। कुत्ते और बच्चे दोनों ही उन्हें प्रिय थे। गांव में बच्चे उनका इंतजार करते तो खेतों में कुत्ते। वो बच्चों के लिए धोती के ओंगे भर भर कर जामुन, सिंधे, जाम, इमली आदि लाते। बच्चे अक्सर उनके पीछे लगे रहते। वो बच्चों के चहेते थे। मैंने भी उनके हाथों से कई चीजों का स्वाद लिया है। वो बच्चों के लिए खूब खटकरम करते रहते थे। सिंधियों पर मटकी टांग कर वो बच्चों के लिए सिंधा निकालते। उस मीठे और ठंडे सिंधे का स्वाद आज भी जबान को याद है। आम के साग भी उन्होंने हमें खूब खिलाए। इमली के समय इमलियां भी हमारे लिए लाते। खेलने के लिए गुल्ली डंडा भी बना देते। भोंगा बाबा हमारे लिए कल्प वृक्ष थे। बचपन की किताब पर भोंगा बाबा की याद अमिट अक्षरों में छपा है। सत्य, अहिंसा और प्रेम उनके जीवन के मूल मंत्र थे। वो अक्सर कालूजी महाराज का ये दोहा सुनाया करते थे। हेत प्रीत की राबड़ी मिलकर पीजे वीर, हेत बिना कालू कहे कड़वी लागे खीर। कुत्तों के लिए रोज पूरे गांव में रोटी मांगते। किवाड़ पर जाकर जोर से आवाज लगाते, रोटो छेज काय। कोई पूछता, कुत्राणा का लेन रोटो क्यों। उनका स्नेहसित जवाब होता, अर अंबोला जानवर न खाऊं भूख लगच तो अपना का बोलच काय। वो रोटियां अपने गमछे में इकट्ठा कर खेतों में जाकर कुत्तों को बांट आते और ये काम बिना नागा चलता रहता। कुत्ते उनका इंतजार करते।
रोटी खाते हुए उनकी पनीली आंखों में भोंगा बाबा के लिए कृतज्ञता का भाव होता। अपने से अधिक उन्हें दूसरों की चिंता थी। मैं जब भी उनसे मिलता वो कहना नहीं भूलते, भेरिया माए को ध्यान रखज। जैसे सारे गांव के दुख दर्द की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर हो। वो सबसे चाहते थे कि सब अपने बुजुर्गों, बच्चों और गांव का निरंतर ख्याल रखे। किसी की भी मदद कर देना उनका सहज स्वभाव था। मान लो शाम को उन्होंने देखा कि कालू भाई भुट्टे की गाड़ी खाली कर रहे हैं, बिना कहे वो भुट्टे खाली करवाने लग जाते। कहते, हाँ भी जारा हाथ लगाए देव, थारो काम सारो हो जाए। दोपहर में कोई सन से दोहड़ी बना रहा है तो वो वाट्या घुमाने लगते। किसी की खाट भरने के लिए बैठ जाते। कोई बहिमुख तोड़ते दिख जाता तो वो उससे लकड़ी का हथौड़ा खुद ले लेते और मूंगफली फटफट फोड़ने लग जाते। उसे थोड़ा दम ले लेने के लिए कह देते। काम हुआ कि हाथ झटक खड़े हो जाते। कहीं और काम हो तो उधर निकल जाते। यदि काम होने पर किसी ने रोका और चाय बीड़ी पिला दी तो ठीक, नहीं पिलाई तो भी ठीक। कोई रोटी खिलाता तो खा लेते। नींद आती तो किसी के भी ओटले या घर में सो जाते। नींद खुलती तो चल देते। असल दोपहर में घंटी टकारे की ठक ठक की आवाज साफ सुनाई देती, मानो कहीं घंटी टांगी जा रही हो या कोई समय को ही टांग रहा हो, ताकि दुनिया के दुख दर्द को ठीक से पीसा जा सके। लगता था कि भोंगा बाबा भी घंटी टकारे के थे, जो लोगों के दुख दर्द को पीसने की जुगत में दिन रात भिड़े रहते थे। मन आने पर किसी के भी खेत की रखवाली के लिए रात में चल देते, भले ही उनको रखवाली दी गई हो या नहीं। नींद आने पर किसी भी मशान में सो जाते। उनके लिए मशानों में कोई भेद नहीं था। वैसे गांव के 3 मशान थे, सिरवी, कलाल, भिलालों और मानकारों का एक मशान, भीलों का दूसरा मशान और बालकियों का तीसरा मशान। रात में ठंड लगती तो किसी भी मशान से मुर्दों के लिए वापरी गई गोदड़ियों को सहज भाव से ओढ़ बिछा लेते। अर्थी से निकालकर अलग किए गए पामड़ी कफन को कहा जाता है, कपड़े लेकर वापर लेते। मरने वाले के लिए छोड़ गए कल्ली के छाए, ढाटी आदि भी मोटा खोदरा में धोकर खाने पीने के लिए वापरने में उन्हें रत्ती भर भी संकोच ना होता और ना घिनाती। कहते, मुर्दा काय एखाम में भर आए, वापरी लेनू। मृतक के लिए छोड़ गए बंडल से बीड़ियां निकालकर चाव से पी लेते और रात मजे से गुजार लेते। कोई यदि मुर्दे के सेवन के लिए थोड़ी बहुत दारू छोड़ जाते तो उसे भी पीकर रात में थोड़ी गर्मी पैदा कर लेते। रात में अपने आप से कहते, मुर्दा कई दारू पेज, जिंदा होएगा तो जेतरी पीणी थी ओतरी पीली, हमनी पीतो यूंज ढुली जाती। लोग भी एकड़ा छेरे भाई। हालांकि गांव के कुछ लोग अपने कायदे नुकसान की परवाह ना करने और हर किसी की मदद करने के कारण उन्हें ही एगड़ा कहते। कुछ उनका बेजा फायदा भी उठाते, उन्हें उल्लू समझते। पर भोंगा बाबा को किसी की परवाह नहीं थी। कुत्ते भूखे 1000, हाथी निकले बाजार। शहर दूर था और गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। भोंगा बाबा गांव के अशोषित डॉक्टर या बड़वा या वैद्य थे। सर्दी, जुकाम, दस्त, उल्टी का इलाज वो जड़ी बूटी से कर दिया करते। मंत्र बुदबुदाते, डोरा कर देते। लोगों का फायदा भी होता और ये सब निशुल्क करते, पैसे नहीं लेते। हाँ, चाय पिलाई तो पी लेते, बीड़ी पिलाते तो पी लेते, खाना खिलाया तो खा लेते बस। एक बार गुलर ने भोंगा बाबा को खींच लिया था। दरअसल गुलर ने नहीं बल्कि उस पर रहने वाले एक भूत ने उन्हें खींच लिया था। भोंगा बाबा ने उसे पहचान लिया। वो मानकी मां का भूत था। उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना उसका मकसद नहीं था। वो उनके प्रति बहुत आदर भाव रखता था।
वो भोंगा बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता था। उसके साथ एक नन्हा भूत भी था। वो उनकी सेवा में लगे रहते थे। वो उसे रोज तरह तरह के पकवान खिलाते, उन्हें झूला झुलाते। मान की मां और उसके अबोध बच्चे को भंगा डांड ने मारकर झरमैया कुआं में फेंक दिया था। जब भंगा डांड मान की मां और उनके बच्चे की लाश को साथ में बांध कुएं में फेंक रहा था, भोंगा बाबा ने उसे देख लिया था। तब वो मसाणी बैड़ी में बकरियां चरा रहे थे। तुरंत दौड़कर उन्होंने गांव को खबर की। लोगों ने कुएं से मान की मां और उनके बच्चों की लाशें निकाली। मान की मां अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली रहती थी। 2 साल पहले उनका पति एक मानक ऋण को लेकर भाग गया था। भंगा डांड उसका देवर था। वो मान की मां का खेत हड़पना चाहता था और इसी योजना के तहत उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। भंगा डांड से पूरा गांव खौफ खाता था, पर भोंगा बाबा छाती ठोक कर उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार थे। मान की मां के पिता को कहा भी कि आप रिपोर्ट लिखवाइए, मैं गवाही दूंगा, किंतु अफसोस मान की मां के पिता ने ही यह कहकर इनकार कर दिया कि जब छोरी ही नहीं रही तो मैं रिपोर्ट लिखाकर क्या करूंगा। उन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं की। भोंगा बाबा को इस बात से बहुत सदमा पहुंचा था। वो महीनों तक गुमसुम रहे। भंगा डांड छुट्टे सांड की तरह मूंछों पे ताव देता गांव में घूमता रहा और वो मन महसूस कर रह गए। भोंगा बाबा को गूलर पर हर तरह की सुविधा और आराम था। वो उस रहस्य लोक में रम गए। भूतों के शरीर पारदर्शी थे। उनके शरीर का आकार घट बढ़ सकता था। वो डालों पर कपड़ों की तरह टंग सकते थे। एक डाल से दूसरी डाल पर बखूबी सरक जाते। नन्हे भूत की हरकतें एकदम बाल सुलभ थी। वो उसे खिलाते रहते, लाड़ करते रहते। नन्हा भूत उन्हें गुदगुदी कर पल भर में गायब हो जाता और खिलखिलाता हुआ फिर सामने आ जाता। मान की मां उन्हें खूब खिलाती पिलाती, पर खुद कुछ खाती पीती नहीं, बस गुमसुम डाल पर बैठी रहती। धीरे धीरे भोंगा बाबा को गांव की याद सताने लगी। इस कैद से वो तंग आ गए। वो मान की मां से लगातार आग्रह करते रहते, कहते, तुम मख जान दो, पारियो पोरी म्हारी वाट देख रही आज। उनक सिंदाना जामू खबाड़न वाक्यो कोई भी ना छे, सब ना खाम मुंडा लागी गयाज। कुतरा भी भूखा मरज, सभी हिंजरी रयाज। आखिर में हार कर 1 महीने बाद उन्हें मान की मां ने मुक्त कर दिया। मान की मां के भूत और नन्हे भूत दोनों का आभार व्यक्त कर फिर से गांव में लौट आए। गूलर से आने के बाद पहले पहल उन्हें कालू भाई ने देखा था। सुरमई शाम उतर रही थी और कालू भाई भुट्टे की गाड़ी खाली कर रहे थे। उस धुंधलके में एक आदमी उनकी गाड़ी खाली करवाने में चुपचाप उनकी मदद करने लगा। कालू भाई चौंक गए। हे भोंगा बाबा, का हो तो रे इतना दिन? मग गूलर न खान चिल्यो थो रे कालू भाई, ओ तो हांज पण तणख देख्याणु नी। इतना कहकर भोंगा बाबा ने अपने अपहरण की कहानी सुना दी। बस मान की मां के भूत की बात उन्होंने नहीं बताई, उसके बजाय कि कोई भूत था। अब कौन और किसका भूत था पता नहीं। कालू भाई उन्हें देखते ही रह गए। गाड़ी खाली छोड़कर सबसे पहले उन्होंने भोंगा बाबा को रोटी खिलाई। उसके बाद भोंगा बाबा की आंखों में एक अलग चमक और दिव्यता रहने लगी थी। वो एक ऐसे आदमी की तरह हो गए थे जिसने कोई अनदेखा देख लिया हो और कोई अनसुना सुन लिया हो। अब शहर और 10वीं के बीच आने जाने के लिए एक सड़क बन चुकी है और वहीं ज्यादा चल रही है। पगडंडियां और गड़वाड़े कम बची हैं। उन्हें खेतों और लोगों के लालच ने लील लिया है। लगता है 10वीं के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। उसका दम घुटने लगा है। चिता अब अंगारे का एक ढेर नजर आ रही थी। अंगारे दहकने लगे थे। जब उनकी दहकन कुछ कम हुई तो राख की पतली परत उन पर जमने लगी।
मुझे विश्वास है इस राख में से भोंगा बाबा फिर नए होकर निकलेंगे। उनकी आत्मा तो इसी गांव में बसती है, वो परलोक में कैसे रह पाएंगे? फिर एक बार घर घर जाकर किवाड़ खटकाकर कुत्तों की भूख मिटाने के लिए मांगेंगे, रोटा छेज काय। क्या भोंगा बाबा को फिर लौटकर वापस नहीं आना चाहिए? इधर उधर मत देखिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी और कहानी सुनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीज विद सत्यम पर।